नहीं जुड़ा था सर, मैं जुड़ा था आपके साथ में, फेथ लेके आया वो। श्वेत लेकर के, कि ये इंसान किसी का गलत नहीं कर सकते। तो स्लीपिंग वेलनेस भी आपने नौकरी के दौरान शुरू की थी या नौकरी छोड़ चुके थे? और ये अपॉर्चुनिटी सर मेरे सामने आई थी जब रामवीर सर ने मुझे कॉल किया, जब आपने काम की शुरुआत की, तो उस समय मैं आर्मी में ही जॉब कर रहा था। 9 नवंबर 2014 की बात है, तो मैं उस समय पठानकोट पोस्टेड था। तो पार्ट टाइम मैंने इस काम को शुरू किया सर। और पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किए। है। तो उस समय पर इतना सर नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े लेवल पर काम करूंगा। रामवीर सर जब लगातार मेरा फॉलोअप करते रहे, तो मैंने उनके उनका उनका रिगार्ड रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए, और मैं उनको ना नहीं कह सकता था, ऐसा उनका नेचर है। तो मैंने प्रोडक्ट ले लिए सर, और उन प्रोडक्ट का सर मुझे रिजल्ट मिल गया। मेरे को खुद को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी सर, जो कई सालों से चलते आ रही थी। लगभग 12-13 सालों से मैं दो प्रॉब्लम से पीड़ित था। नंबर एक कॉन्स्टिपेशन, और नंबर दो सर मुझे हर 6 महीने में टाइफाइड रिपीट होता था। तो सर वो दिन है और आज का दिन है, आज लगभग 9.5 साल हो गए इस बात को। कॉन्स्टिपेशन की बात करूं तो अब मुझे खत्म है पूरी तरह से। और अगर मैं टाइफाइड की बात करूं, तो सर ने 9.5 सालों में मुझे फीवर भी नहीं आया सर। ये ताकत है सर इम्यूनोडॉक की और थंडर ब्लास्ट की। ये प्रोडक्ट लिए वैसे तो आप मतलब आए आप फेथ पे थे, डायरेक्ट सेलिंग से इतने पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन ये जो फेथ को एकदम बिलीव में या यकीन में डेवलप किया, वो क्या रिजल्ट ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल, ये विश्वास यकीन में बदला सर प्रोडक्ट के रिजल्ट से। आप? उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में सर, फिर वही अपलाइन वाली बात, कि डायरेक्ट सेलर बहुत तेज होता है, पहले बोलता है प्रोडक्ट यूज करो, फिर बोलता है मीटिंग में आओ। फिर अगस्त में सर मेरे लिए वही अगस्त सर आ गया। अब तारीख थी 9, और साल था 2015। रामवीर सर ने मुझे पठानकोट से शो में बुलाया। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑडिटोरियम में सर एक शो था, और उस शो में जब मैंने लाइव टेस्टिमोनीज देखी, लाइव मैंने अपने ही जैसे लोगों को, अपने जैसे साथियों को सक्सेस होते हुए सुना, देखा, तो सर फिर उसके बाद मैंने कहा जी बस, अब ये 100%, क्योंकि एक बैड एक्सपीरियंस से आ गए थे, और आज समझ में आ चुका था कि सही क्या है और गलत क्या है। और मुझे 100% उसी दिन 9 अगस्त 2015 को ही यकीन हो गया था, ये कंपनी 100% ग्रोथ करेगी, और इस कंपनी के साथ में मैं 100% ग्रोथ करूंगा। 9 अगस्त 2015। भंडारी सर ये बताइए कि जब आप बिल्कुल पॉजिटिव हो गए और अब दिल से करने लगे, तो फिर नौकरी कितने दिन बाद आपने क्विट करी और फुल टाइमर कब आए? सर 9 अगस्त 2015 को जब मैंने शो देखा, उसी दिन से मैंने काम करने का मन बना लिया, ठीक। और एज ए पार्ट टाइम मैंने काम करना शुरू किया। तकरीबन 20 महीने मैंने पार्ट टाइम काम किया। 30 अप्रैल 2017 तक, 1 मई 2017 से मैं एज ए फुल टाइम करियर इस काम को करना शुरू कर दिया। डर नहीं लगा नौकरी छोड़ते हुए कि ये तो देखो नौकरी की तो पक्की ठप्पा है कि भाई तनख्वाह मिलेगी, गारंटी है, लेकिन ये तो व्यापार है, अप डाउन भी हो सकता है, तो डर नहीं लगा आपको? मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इन पूरे 20 महीने के इस पीरियड में मैं अच्छी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को, कंपनी को, प्रोडक्टों को, इनकम प्लान को और अपलाइन को, सबको अच्छी तरह से स्टडी कर चुका था कि ये कंपनी में कभी ड्रॉबैक नहीं आएगा, 100% ग्रोथ करेगी। उसका कारण था कि ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, इसकी जो रेंज है, इसका कस्टमर कितना है। हम आपने AWPL की जब शुरुआत की, तो जिन प्रोडक्टों के साथ शुरुआत की थी, उसका 100% कस्टमर है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इसका कस्टमर खत्म नहीं होगा। सबसे पहला माइंड मेरा थॉट ये था। ये आज तक मैंने कहीं बात नहीं कही, मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, करियर क्यों चुना, कि एक ही प्रोडक्ट है जो आपका लाइफ टाइम चलेगा। लाइफ टाइम हम इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, इस कैटेगरी के प्रोडक्टों पे हम काम कर रहे हैं, एक ही घर से हम लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हैं, रिकरेबल इनकम कर सकते हैं। दूसरा सर, इनकम प्लान इसमें ऐसा था कि आप यहाँ से जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसका आपको 100% रिटर्न आपको मिलने वाला है। एजुकेशन सिस्टम, मतलब सब कुछ बढ़िया था सर, और मुझे डर नहीं लगा। वो कहते हैं ना कि भाई, अगर आप किसी अच्छी आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको अगर मौका मिले दौड़ने का, और अगर आपके पास में अच्छी गाड़ी हो, और आपके अंदर ड्राइविंग स्किल हो, तो फिर ऐसी जगह पर सब ब्रेक नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन में नहीं आए वैसे तो आप बता रहे हो, वो सोच समझ के कैलकुलेशन करके क्या सही है गलत है चलेगा नहीं चलेगा, उस हिसाब से आए हो आप? नहीं नहीं सर, बिल्कुल कोई मोटिवेशन नहीं सर। देखिए ऐसा है कि जो चिड़िया किसी पतली सी टहनी पे बैठी होती है ना, तो उसे टहनी से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। तो सर
मैं माफ़ कीजिएगा ये शब्द कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ कि मुझे ये पता था कि मैं इस काम को कर जाऊंगा, मैं फेल नहीं हूँ। कर गए आप, कर गए। कामयाबी की काफी बड़ा मुकाम आज आपके पास है, और इससे भी आगे आप बहुत बड़े मुकाम हासिल करोगे। ये बताओ फिर यहाँ पर आने के बाद कामयाबी तो हमारे यहाँ पर जब लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, खासकर लोग, तो जब पहली गाड़ी लेके आते हैं तो तब लगता है उन्हें कि अब कोई कामयाबी हासिल किया आज हमने। तो आपने यहाँ आने के बाद पहली गाड़ी कितने दिनों में ले ली थी? सर 1 मई 2017 को मैं रिटायर आया था, और सर 25 जुलाई 2018 को मैंने पहली गाड़ी परचेज की थी, फॉर्च्यूनर। मतलब रिटायर आने के 11 महीने बाद, 13 महीने 13 महीने। फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर सर। उससे पहले कोई गाड़ी नहीं थी? नहीं सर, उससे पहले तो सर स्प्लेंडर थी, वो भी ससुर जी ने दहेज में दी थी। उसी से सर बिजनेस की शुरुआत मतलब की थी। आपने पहले कोई छोटी गाड़ी नहीं ली, भाई डायरेक्ट फॉर्च्यूनर ली? बिल्कुल सर, और ये बात तो सर वो लोन देने वाला भी कह रहा था, सर इसमें क्या लिखूं, पहली गाड़ी कौन सी है, मैंने लिखी स्प्लेंडर। बोला सर इससे आपको लोन नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है कि मतलब पहली गाड़ी 50 लाख रुपए की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, जी सर। और आपने जिंदगी में मोटरसाइकिल से सीधा 50 लाख की गाड़ी। जी सर। ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले आदमी छोटी छोटी गाड़ी लेता है, फिर जाके बड़ी गाड़ी लेता है। तो जब आपने गाड़ी ली उस दिन लेके आए, चाबी चूबी लेके आए, रात को चला के लेके आए होगे, चलानी आती थी या नहीं आती थी? मैं यही कहने वाला था सर, मुझे चलाने भी नहीं आती थी। तो ली क्यों फिर? सर गाड़ी लेकर के आए थे अमृतसर, वहां से लेकर के शोरूम से लेकर के यहाँ तक। आपको चलाने में नहीं आती थी? नहीं चलानी आती थी, मैंने तो गाड़ी सीखी सर 6 महीने में। गाड़ी ले ली, 50 लाख की पहली गाड़ी ली, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ली, चलानी आती नहीं, कौन चलाएगा पता नहीं, तो क्यों ली? सर अपलाइन से सीखा है भाई, अगर धंधा करना है तो घर बनाने से पहले गाड़ी लेनी है। अगर गाड़ी होगी तो यही गाड़ी आपको 1 साल में इससे ज्यादा रिटर्न दे देगी। अगर मैं घर ले लेता तो सर मेरा घर कितना बड़ा है कोई देखने के लिए नहीं आता, लेकिन जब मैंने गाड़ी ली तो सर उसका रिजल्ट मिला। 1 साल में ही सर मैं ब्लू डायमंड बन चुका था, मतलब 50 लाख रुपए मैंने अगले 1 साल में कमा लिए थे सर। गाड़ी ने अपने पैसे निकाल दिए? गाड़ी ने पैसे निकाले। अच्छा, जब आप रात को आए थे गाड़ी गैरेज गुरुज में खड़ी करके, रात को सोए थे, बिस्तर पर सोए थे, तो क्या सोच रहे थे? स्प्लेंडर से फॉर्च्यूनर, क्या फीलिंग आ रही थी? बस वो लम्हा बताओ, क्या सोचा था आपने? सर वो मेरे लिए सपने जैसा था। मेरे को काफ़ी देर तक, मतलब कह सकता हूँ पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई थी। मैं सन पड़ा हुआ था, मैं सोच रहा था कि यार क्या ये वाकई में मेरे साथ हो रहा है, क्या वाकई में मैं फॉर्च्यूनर का मालिक बन चुका हूँ। मतलब मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, मैं अपने आप को पिंच करके देख रहा था कि क्या वाकई में ये मेरी गाड़ी है, मैंने ले ली है वाकई में ये गाड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था सर, और मैं बहुत खुश था, परिवार बहुत खुश था, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा सब लोग खुश थे सर। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता। आगे आने वाले ज़िंदगी में कितनी बड़ी गाड़ियां ले लूं, लेकिन वो पहली जो ड्रीम कार मैंने ली सर, वो दिन नहीं भूल सकता वो सर। तो भंडारी सर, गाड़ी के बाद घर भी ले चुके हो क्या? जी सर, आपके आशीर्वाद से, AWPL की मेहरबानी से आज जयपुर में सर लगभग 3 करोड़ का घर मैंने सर परचेज किया है। 3 करोड़ का? जी सर। एक साधारण फौजी जी 3 करोड़ के घर के फॉर्च्यूनर के साथ, तो घर मजबूरी का लिया मनपसंद का? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज फॉर्च्यूनर नहीं, आज आपके आशीर्वाद से BMW भी सर मेरे पास में है। तो BMW एक और गाड़ी है? जी सर। चलानी आ गई अब गाड़ियां, या अब नहीं दोनों? सर, अब तो सर बिल्कुल फाइटर पायलट हो चुके हैं। ये भी सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा घर जो है कि ड्रीम हाउस है। 3 BHK का एक छोटा सा फ्लैट है, अच्छी सोसाइटी में है, पॉश एरिया में है, जहाँ पर सभी अच्छे क्वालिटी के लोग रहते हैं। तो लेकिन ड्रीम हाउस तो सर अभी भी नहीं है। ये कह सकता हूँ कि 3 करोड़ के घर को भी अभी आपका ड्रीम हाउस नहीं? नहीं सर, ये दिल से कह रहा हूँ, ये कोई फॉर्मेलिटी बात। सपने अभी बाकी हैं जी सर, मेरे सर, दोस्त, सपने अभी बाकी है। जी सर। तो भंडारी जी, जब आपके पास आए थे आप नौकरी से, 13 महीने बाद आपने गाड़ी ली, इस बीच के 13 महीने का सफर है, जी वो आना जाना कैसे होता था? दिक्कतें आती थी, परेशानी आती थी, नए नए सिविल में आए थे, एक नेटवर्क क्रिएट करना था, कुछ बताइए, कुछ साझा कीजिए, कैसे हुआ? और वो जो तकलीफें झेलते थे आप, तो क्या सोच के झेलते थे? जी सर, सबसे पहली बात तो सर मैंने फौज से रिटायरमेंट लिया कि मुझे इसे करियर बनाना है AWPL को। मेरा AWPL से पहले कभी भी फौज से प्री डिस्चार्ज लेने का कोई प्लान नहीं था। आराम से मैं 30 साल जॉब करता एज पर माई प्रमोशन। लेकिन मैंने जब इसे करियर बनाने का रास्ता चुना, तो जब मैं रिटायरमेंट होने के बाद घर गया तो सबसे पहले सर मुझे घर में नेगेटिव माहौल मिला। मेरे मदर, फादर, मेरे जितने भी मेरे सगे संबंधी जो मेरे वेल विशर थे, वो मुझे समझाने लगे कि तूने 40,000 रुपये की गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके सही डिसीजन नहीं लिया। तेरे को अगर डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो तू पार्ट टाइम इस काम को कर, कोई जॉब कर ले या दुकान खोल ले। तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था
तो मैंने सर सबसे पहले तो अपना बैग उठाया और मैंने घर से मैंने भाग गया मैं, और मैं दिल्ली आकर के सर ऑफिस के बगल में मैंने फ्लैट ले लिया। यही और ऑफिस के बगल में द्वारिका? जी सर, जो हमारा पुराना ऑफिस था उसके बगल में। तो मेरे साथ एक मेरा साथी और है विनय, हम दोनों पार्टनर, रूम पार्टनर थे। तो 13,000 रुपये हमारा किराया जाता था, 6,500 हम लोग पेड करते थे। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये थी सर उस समय पर कि मेरा एसजीओ का जो नेटवर्क था वो पूरा आर्मी पर्सनल का था, और वो पूरा कोलैप्स हो गया था, यानी कि आर्मी में लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो ख़त्म हो गया था। तो अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि एक तरफ तो मुझे जो मेरी एसईओ में जो टीम मैंने अपने हाथों से बिल्ड की है वो नेटवर्क मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग मेरे साथ ही हो रही थी, उनके सेमिनार मुझे करने, उनकी ट्रेनिंग मुझे करनी है, मतलब वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। रामबीर सर भी जाते थे, लेकिन वो पहली रिपोर्टिंग लीडर मैं था उनका। और दूसरी तरफ मेरे लिए चैलेंज ये था कि सिर्फ मुझे वीकली पे आउट बनाना था। अब यहाँ से बड़ा चैलेंज, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था इस सिचुएशन में आने के बावजूद भी। फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, शायद आपको ध्यान हो, तो आपने बोला कि बेटा एक काम कर, कि जो ये तेरा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है एसईओ, इस पे तू केवल 30% फोकस कर, फ़ोन कॉल के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग कर, और महीने में इनको एक एक मीटिंग देता रहे, और 70% तू फोकस कर इस जगह पर जो सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे यहाँ पर तू नई अपनी जो है कि प्रोस्पेक्टिंग करके और नया बिजनेस बना। अब मैं सोचता मैं नए लोग कहाँ से लाऊंगा, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। मैं अपना काम करता गया, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ मिलेगा, मैं बढ़ता गया। अगर एक आदमी सर मुझे कोई सिकंदराबाद में मिला है फेसबुक से, तो सर मैं उस आदमी के लिए फ्लाइट पकड़ के सिकंदराबाद गया हूँ, सिकंदराबाद से सर ट्रेन पकड़ के सूरत गया हूँ, सूरत से सर एक आदमी के लिए मैं सर मीरा रोड गया हूँ मुंबई। ऐसे एक आदमी के लिए? एक आदमी के लिए सर, मतलब उसमें इतना भूखा था कि यार मुझे कोई काम करने वाला मिल जाए। सर मैंने 17 शहरों में सर कोशिश की, 17 शहरों में, इस 12-13 महीने के पीरियड में 17 शहरों में कोशिश की। 17 लोग मुझे मिले जिनके साथ में मैं काम कर सकता था, उनके साथ समय लगाया, उनके साथ मैं ग्राउंड लेवल पर मेहनत की, उनके साथ मैं पैसा खर्च किया, लेकिन सर रिजल्ट आया नील बटे सन्नाटा, फेल। और तब सर मुझे मिले 18वां स्टेशन मिला मुझे मंदसौर से स्वर्गीय परियार जी, और वहाँ से सर फिर मेरा बिजनेस सर आगे निकल पड़ा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे ट्रेनिंग पे, इस एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा था कि जो बेसिक ट्रेनिंग सिखाई जाती है वो अक्सर सा मतलब मेरे लिए, और मुझे ये करना है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अगर कोई आदमी इस ट्रेनिंग को फॉलो ना करे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं करता गया, और सर उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं 20 महीने पार्ट टाइम काम करके आया था तो मेरी इनकम थी 8,65,000, और 19 अप्रैल 2017 यानी कि 11.5 महीने के अंदर सर मेरी इनकम थी 39 लाख रुपए, यानी कि 11 महीने के अंदर मैं डायमंड बन चुका था। 30 लाख और कमा गए थे? 39 लाख सर, 39 लाख 11 महीने में, यानी कि टोटल इनकम अगर देखी जाए तो 47 लाख प्लस में 32 महीने में डायमंड बना हूँ सर, ऐसे और एसजीओ दोनों में काम करके सर। अच्छा भंडारी जी, ये तो बात है आपके बारे में जग जाहिर है कि आपने अपने दोनों ऑर्गेनाइजेशनों को खुद संभाला। अपलाइन की तो सपोर्ट है ही आपकी, लेकिन दोनों में एक्टिव रोल आप पूरा निभाते हो, दोनों ऑर्गेनाइजेशन संभालते हो। जबकि यहाँ कहते हैं कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन अपलाइन दे दे, एक पावर दे दे, मैं तो एक ही तरफ काम करूंगा, दोनों तरफ। और दोनों तरफ काम करके भी आज आपका एक प्रीशियस रैंक एम्बेसडर आपने अचीव किया है। जी सर। तो आपको नहीं लगा कि यार एक तो अपलाइन ही चला ले और एक लेग मैं चलाऊं, और एक का काम अपलाइन का है, मेरा नहीं है? नहीं सर, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, और उसकी वजह रही है सर आपने हमेशा ये बात सिखाई है कि अपना नेटवर्क न तो कभी अपलाइन के हाथ में रखो और ना ही कभी डाउनलाइन के हाथ में रखो। अगर तरक्की तुम्हें चाहिए तो काम भी तुम्हें ही करना होगा। मैं धन्यवाद कहता हूँ, मेरे को नाराजगी नहीं हुई कभी आज तक रामबीर सर से, कभी मेरे दिमाग में कोई इस प्रकार का दिमाग में कोई विचार नहीं आया कि सर एसईओ और एसजीओ में शुरू के 10 में से 9 लोग सर रामबीर सर के हैं। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अगर मेरे एसईओ और एसजीओ में मेरी शुरुआत में मदद नहीं करते तो सर मैं बढ़ता ही नहीं आगे, मैं पैदा ही नहीं हुआ सर। अगर पैदा ही नहीं होता तो सर यहाँ कैसे पहुँचता। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाया, और जब वो बोलने लायक हो गया तो वो अपने पापा को बोल रहा है कि पापा मैंने तुम्हें पापा बना दिया। तो पापा ने, बेटे ने पापा को पापा नहीं बनाया, बल्कि पापा ने
बेटे को बेटा बनाया है और वो ऐसे बेटे और भी बना सकता है। तो मेरे को इस बात का कभी घमंड न था, ना है और ना कभी आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन दोनों में मतलब आपने कभी नहीं लगता कि यार अप्लाई नहीं कर दे, आप खुश हो उसमें दोनों? बहुत खुश हूँ सर, और मुझे खुशी होती है इस बात की। देखिए, अब ये तो आपको पता लगता है जब आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाते हैं, अगर आप एसजीओ में काम कर रहे हैं तो आपके हाँ, एसजीओ वाले ताली बजाएंगे, और अगर आप दोनों तरफ काम कर रहे हैं तो दोनों वाले ताली बजाएंगे। ये बात सही है। अगर ज्यादा ताली, ज्यादा इज्जत, ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्यार चाहते हो तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन पकड़ के रखो। सर, ये बिल्कुल सच है। एक वक्त है जब इंसान को पैसे की जरूरत आती होती है, लेकिन एक वक्त होता है जब हर इंसान को पैसे से ज्यादा सम्मान चाहिए होता है। और वो डायरेक्ट सेलिंग में तभी मिल सकता है सर, जब आप अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी। मजा आ रहा है आपको दोनों? खूब मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। अपनी टीम से बहुत प्यार करता हूँ, टीम मुझे बहुत प्यार करती है, और टीम मुझे इसलिए प्यार करती है कि मैं अपने गार्जियन होने का उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ। अच्छा भंडारी जी, एक चीज आपके बारे में और सब लोग कहते हैं, और मैं भी आपके अप्लाई से पूछता रहता हूँ कभी कभी, कि आप लगातार 60-60 दिन का दौरा कर लेते हैं, 60 days कंटिन्यू विदाउट कमिंग बैक टू होम। जी, और वो आज से नहीं, आप पिछले 9-10 साल से कर रहे हैं करेक्ट है सर। कि एक बार निकलते हो तो पूरा दौरा करके ही घर आते हो। ये एनर्जी, ये जज्बा, ये पागलपन आज भी आपके अंदर जिंदा है, और आप ये कैसे कर पाते हो? सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आप मॉनिटर भी करते, देखते भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सुनते भी हैं, और वाकई में ये सच है। इसका इंस्पिरेशन है सर आप। मैं आपको देख रहा हूँ सर पिछले 17 सालों से। आपने जिस प्रकार से अपना एम्पायर खड़ा किया है, 1 अगस्त 2010 का दिन मैं नहीं भूलूंगा, जिस दिन आपने कहा था उस मंच से कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपना एम्पायर बनाने का बिजनेस है, और आप उसके एम्परर हैं, आप उसके महाराजा हैं। वो शब्द मैं नहीं बोलता। तो आपने जिस प्रकार से एम्पायर बनाया है, तो वो प्रेरणा स्रोत हैं सर। आप मेरी इंस्पिरेशन आप हैं। मैं आप लोग कहते हैं कि हम आपका अनुसरण करते हैं, मैं आपका अनुसरण नहीं करता सर, मैं आपको जीता हूँ। मैं आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। सर अगर ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? सर, अगर फैक्ट्री जयपुर में डाली तो सर ने ऑफिस जयपुर में क्यों नहीं डाला? ऑफिस, हेड ऑफिस दिल्ली में क्यों बनाया? आखिर हम कर तो परिवार के लिए रहे हैं, लेकिन सर परिवार के साथ क्यों नहीं रहते? तो मैं उन सब चीज़ों को सर एनालाइज करता हूँ कि अगर हमें परिवार को खुशियां देनी है तो परिवार के साथ रह करके नहीं, परिवार से दूर रह करके हो सकता है। ये सब तब संभव होता है सर जब आप फ्यूचर इमेज देखते हैं। इसके पीछे कारण है सर दो। सबसे पहला कारण है फियर ऑफ फेलियर, और दूसरा कारण है सर फियर ऑफ डेथ। मेरी लाइफ का, कि मुझे एक तो डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं इस वजह से काम करता हूं। और दूसरा डर मुझे ये है सर कि अगर मैं जो चाहता हूं, मैंने जो सपने अपने बच्चों के लिए देखे हैं, अगर वो सपने पूरे करे बगैर अगर मैं इस दुनिया से चला गया, तो मेरे बच्चे सर कैसे सरवाइव करेंगे? मेरी वाइफ बहुत सीधी है सर, बहुत कम पढ़ी लिखी है, बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, गांव की है। तो वो कैसे बच्चों को पाल पाएगी? मेरे बच्चे सर बहुत छोटे हैं सर, मैं उनको एक बर्तन भी नहीं उठाने देता हूँ, तो सर वो कैसे जिएंगे? तो उनके जीने का सहारा मेरे जाने के बाद में इस दुनिया में अगर कोई होगा तो वो होगा सर पैसा। लिव लॉन्ग सर, आप क्यों जाओगे? आप इसी दुनिया में रहोगे और बहुत लंबा हाँ, जीवन, नहीं बिल्कुल। स्वस्थ जीवन जियोगे। यूं तो सर मुझे पता है 100% मैं 100 साल से पहले नहीं मरने वाला, लेकिन जब आसपास हम देखते हैं तो सर वो डर जरूरी है, वो डर जरूरी है। ये है। दूसरा, मैंने शुरू काम किया था सर इसको अपने परिवार को उठाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। आज कहीं ना कहीं मैं उस एक लेवल तक आ गया हूँ, और ऊपर वाला मुझे स्वास्थ्य दे और थोड़ा सा समय दे दे, तो मैं अपने परिवार को बिल्कुल लायबिलिटी फ्री करके जाऊंगा। ये मेरा अपने परिवार से कमिटमेंट है। लेकिन अब सर जिम्मेदारी केवल परिवार की नहीं रह गई है, अब जिम्मेदारी सर उन हजारों लोगों की हो गई है जिन्होंने मेरे कमिटमेंट सुन करके, मुझे देख करके अपना भविष्य मेरे साथ लगा दिया है। तो सर मैं घर कैसे बैठ सकता? अच्छा, अभी आप कह रहे हो कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों के लिए काम कर रहे हो, आज अपनी टीम के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि सर मेरे इंस्पिरेशन आप हो 60 दिन बाहर रहने के। आपकी वाइफ आज ये देखने के बाद ना पॉडकास्ट मेरे को ढूंढेगी कि इसी ने मेरे पति को घर से बाहर करा। नहीं ये नहीं मेरे सर, पति के पास नहीं आने देते। नहीं सर, देखिए ऐसा है कि इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुष तभी हुए हैं जब उन्होंने त्याग किया है। चाहे वो आदि अनादि काल में जो ऋषि मुनि रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये संस्कृति हमारे देश में चलते आ रही है,
चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, जिन्होंने अपना स्व सुख, शारीरिक सुख का त्याग किया है, वो ही लोग महान बने हैं। उनकी वजह से उनके परिवार में, समाज में, देश में लोगों का हित हुआ है। तो मुझे तो आप इस युग के वो क्रांतिकारी लगते हैं, यार और आपके ही पक्ष चिन्हों पर मैं चल रहा हूं। मैंने अपना जीवन AWPL के नाम कर दिया है। मुझे अब इस जीवन में वो शारीरिक सुख नहीं चाहिए। मैं अब उस मानसिक सुख के लिए काम कर रहा हूं कि जिसकी जो मेरे को ये सुनने को मिले कि हाँ, मेरी वजह से मेरा परिवार आज सुखी है, मेरी टीम वाले ग्रोथ कर रहे। तो भंडारी सर, अभी थकावट नहीं होती, रुकने का मन नहीं करता कि चलो यार अब तो आराम करते हैं? एम्बेसडर जैसा प्रेस्टिजियस रैंक मेरे पास है, 2 गाड़ी है, BMW फॉर्च्यूनर, करोड़ों का घर है और लाखों की इनकम है, थके नहीं हो क्या अभी? नहीं सर, बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। और ये तो जस्ट एक शुरुआत है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक समुद्र के जितना स्कोप है इसमें, और इसमें से तो मैंने केवल एक लोटा लिया है। मैं एम्बेसडर बन करके मैंने क्या ही अचीव कर लिया? मेरे सर बहुत बड़े आज सपने बन चुके हैं, बहुत बड़े ड्रीम मैं आज अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए देखता हूँ कि मेरे बच्चों की लाइफ कैसे होगी। उस माइंडसेट के साथ मैं चलता हूँ। तो फ्यूचर इमेज मेरी बहुत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर बराबर प्रॉपर्टी, या मतलब जो भी हिस्सा है वो उस तरीके से बनाना है, और सब कुछ लाइफ में सेटल करके जाना है। बहुत बड़े ख्वाब हैं सर, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैंने कहीं न कहीं ये बात कही है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अब मैं इस काम को पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इस काम को पैशन के लिए कर रहा हूँ। अब ये काम मेरा पैशन बन चुका है, और मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रूल करना है सर, रूल। ये छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, जरूर लेकिन करोगे। 100% सर आने वाले दिनों में, और मैं इस बात, यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा पैसा है। होगा नहीं होगा मुझे, अब रूल करने की सोच है तो फिर तो रुक ही नहीं सकते, ताउम्र नहीं रुक सकते, ये मेरा आखिरी सांस तक नहीं रुक सकते। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई एक व्यक्ति का, हर एक डायरेक्ट सेलर इंडिया में अगर कोई नाम जाने तो वो BS भंडारी का नाम हो, ये पैसन है। ये बताओ भंडारी सर, जैसे आपके अंदर पैशन है, एम्बेसडर रैंक पे भी आपको रुकना नहीं है और मेहनत करनी है और पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है आपको? सर पैसे की अगर बात करूं तो सर, अब पैसा मुझे क्लिक नहीं करता। मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं कि मुझे खर्च करने के लिए सोचना ना पड़े कि कौन सी चीज कितने की आती है, या मेरे परिवार को सोचने। करोड़ों रुपया, कम से कम 1 करोड़ दिन का तो होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। वाह, वेरी बिग टारगेट। और AWPL के लीडर्स का यही टारगेट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ भंडारी जी, तो आप इतना बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया, प्रेस्टिजियस रैंक हासिल कर लिया, तो भी भागना चाह रहे हो तो, और यहाँ पर कोई डायमंड बन गया, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड बन गया, वो घर से नहीं निकल रहा, 10 दिन घर रह रहा है, 20 दिन घर रह रहा है, तो उनमें ये ठहराव क्यों आया? उनको क्या आप संदेश दोगे, भाई क्यों ठहर गए? जब मैं नहीं ठहर रहा एम्बेसडर पे तो तुम क्यों ठहर गए? क्यों ठहर जाते हैं लोग? ये बताओ, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिल्कुल सर, एक बात मैं हमेशा कहता हूं सर, जिस प्रकार से मोहब्बत एक दिन में कभी गहरी नहीं हो सकती, पक्की वाली सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती, वो भी मोहब्बत भी धीरे धीरे किसी पर आपका ट्रस्ट बनता है। उसी प्रकार से विजन भी एक दिन में नहीं बनता है। पहले दिन मैं जब आया था तो तब मैं इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी सोच लेकर के नहीं आया था। मेरा भी विजन बनते बनते बना है। तो जो व्यक्ति घर बैठता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि वो जितना भी कमा चुका है या जितना भी कमा रहा है उतने में ही वो संतुष्ट हो जाता है, कंफर्ट जोन का शिकार हो जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, बड़ी सोच बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपलाइन के संपर्क में रहो, सिस्टम में बने रहो, माहौल में बने रहो, सोच बढ़ जाएगी, विजन बढ़ जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 50 लाख की आपकी फॉर्च्यूनर या 1.5 करोड़ की BMW या 3 करोड़ का घर ले सकूं। अपलाइन उस चुंबक की तरह है जिसके साथ में अगर लोहा भी चिपका रहेगा तो उस लोहे में भी चुंबक के गुण आ जाएंगे। तो वो सबसे बड़ी ताकत है विजन बढ़ाने का। दूसरा रीजन, जिस माहौल में आप रह रहे हो उस माहौल को छोड़ दो। अगर मैं सर उत्तराखंड में रह रहा होता तो जिस दिन मैं फॉर्च्यूनर खरीद रहा था उसी दिन मेरे वेल विशर, एक शुभचिंतक है हमारे रिश्तेदार, उन्होंने कहा था कि इतनी महंगी गाड़ी क्यों ले रहा है, 8 लाख 10 लाख की गाड़ी भी तो गाड़ी होती है। यानी कि आप जिस माहौल में रह रहे हो उस माहौल के लोग आपकी सोच छोटी करने का प्रयास करेंगे। इस वजह से आप हिम्मत नहीं करोगे, आपके घर वाले आपको सजेशन कर देंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ विजन बढ़ा सकता तो अपलाइन बढ़ा सकता, और कोई नहीं बढ़ा सकता। कहने का मतलब 3 बातें आपने बताई। नंबर 1, अपलाइन से चिपके रहो, विजन बढ़ाते रहो। नंबर 2, अपने गांव और गलियां जहां पैदा हुए हो वहां छोड़ के अच्छे बड़े शहरों में जाके बस जाओ,
बड़े लोगों के बीच जो आपका एटमॉस्फेयर बदल जाए। और नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। अगर आप निकल गए तो उनका विजन आप ही की तरह स्ट्रॉन्ग करोड़ों रुपए महीना कमाने का हो सकता है। डेफिनेटली सर। बिल्कुल सही संदेश है भंडारी सर ये डायरेक्ट सेलर के लिए। तो भंडारी सर, कोई ऐसी मुझे 5 बातें बताएं जिनको फॉलो करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, जी। डेडिकेटली उनके फॉलोअर। सबसे पहली बात सर, आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। मेरा पर्पज जैसे है कि मुझे काम को क्यों करना है, और वो पर्पज सर मैटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। बातों बातों में मैंने कह दिया कि मैं करोड़ रुपए दिन के कमाना चाहता हूँ, लेकिन क्यों कमाना चाहता हूँ, अगर उसका कनेक्शन अगर आपकी फैमिली से नहीं है, इमोशनल नहीं है, तो पर्पज रियलिस्टिक नहीं है सर। मैं क्यों कमाना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशन। एक दूसरा रीजन, अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो उसका आप फ्यूचर देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं उससे। तो वो आपको फ्यूचर इमेज अगर आज दिख जाए तो आप आने वाली परेशानियों से घबराओगे नहीं। तो मैं जिस वजह से पहुंचा हूं, मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है डायरेक्ट सेलिंग में कि मैं यहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। दूसरा रीजन ये। तीसरा सर, समर्पण, श्रद्धा। किसके प्रति? अपने सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, प्रोडक्टों के प्रति, और सबसे बड़ी बात अपने सीनियर, अपने अपलाइन, अपने मेंटर के प्रति। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तब तक आप अपलाइन की बातों का अक्षरशः पालन नहीं करोगे। उसके बाद में चौथी चीज है सर, अपनी टीम की ऐसे केयर करनी है जैसे बच्चों की करते हैं। बच्चे गलती करते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम उनको 2 थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन हजारों गलतियों के बावजूद भी हम उनका दमन करने का, दोहन करने का कभी नहीं सोचते। गलतियां करने के बावजूद भी हम उनको सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चे अगर हम बच्चों से नहीं जीत पाते तो हम बच्चों से हार जाते हैं। यही माँ बाप का कर्तव्य होता है, डायरेक्ट सेलिंग में यही अपलाइन का कर्तव्य है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, वो है अपडेट यूर सेल्फ टाइमली बाय योर रैंक। अगर आप अपने लीडर बनना चाहते हैं, आप अपनी टीम के इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, तो सर अपने आप को रैंक के अनुसार ढाल लीजिए, अपडेट कर लीजिए, नहीं तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ठीक ऐसे ही बात होगी कि हमारे बच्चे किसी और को आइडल मानते हैं। भंडारी सर, एक व्यक्ति आज नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया जी, तो आते ही उसे अपने अंदर कौन से ऐसे बदलाव करने चाहिए कि वो इसमें रच बस जाए और आगे बढ़ जाए और कामयाब हो जाए, आते ही इमीडिएटली? सबसे पहली चीज जो उसे करनी चाहिए सर, कि जो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उस ट्रेनिंग को वो जितना हो सके अपने अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करे। कहने का तात्पर्य वो सुन करके उसे एक कान से सुन करके दूसरे कान से नहीं निकालना है। अगर उसे बताया जा रहा है बेसिक चीज की गोल लिस्ट इनविटेशन, तो उस पर और 100% काम करे। दूसरी बात यह है कि जो बेसिक नॉलेज कंपनी का उसे होना चाहिए, प्रोडक्ट का उसे होना चाहिए, बिना इसके उसको मार्केट में नहीं उतरना चाहिए अनटिल जब तक कि वो लोगों के सवालों का जवाब न दे पाए। होता क्या है, क्यों लोग हार मानते हैं, क्यों लोग पहले ही प्रयास में अपना पीछे हट जाते हैं, छोड़ देते हैं इस काम को? उसका कारण यह है कि बिना एजुकेशन के मार्केट में उतरते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करके मार्केट में लेकर के जाए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को लंबा करना चाहूंगा बताइए। कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं पठानकोट में था सर, मेरे अपलाइन रामबीर सर जयपुर में बैठे हुए थे। तो जब मैंने इस काम को करना शुरू किया तो आयुर्वेद का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। सही बात। अब पठानकोट में जब मैंने काम करना शुरू किया अपने आर्मी वाले फ्रेंड्स के साथ में या मेरे फोन के कॉन्टेक्ट के साथ में, तो जब मैं उनको बताता था आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अब मुझसे पूछते थे कि यार इस प्रॉब्लम में क्या काम आएगा तुम्हारा और ये कैसे काम आएगा। तो सर मैंने गूगल पे बैठ करके, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक एक हब्स के बारे में सर स्टडी की है। उसकी वजह से मेरे को काम करना बहुत आसान हो गया। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है सर। इस दुनिया में जो भी आदमी किसी भी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन का सबसे टॉप अचीवर है, चाहे वो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो और या फिर चाहे आपके सुंदर पिचई हो। है तो सुंदर पिचई सॉफ्टवेयर डेवलपर ही, लेकिन वो आज करोड़ों रुपए सालाना पैकेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो अपने प्रोफेशन के सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं। तो आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन सिस्टम का कितना महत्व है? एजुकेशन सिस्टम का ही महत्व है सर। मैं तो पहुंचा ही एजुकेशन की वजह से हूं, और मेरी टीम में भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे जोड़ देता हूं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग में इतने टीम को आप एजुकेट करके मार्केट में भेजो कि वो नेगेटिव ना हो,
उनको काम करने में असहज ना हो। काम छोड़े, अपनी मर्जी से बात अलग है, लेकिन एजुकेशन की वजह से कोई व्यक्ति फेल नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। अपलाइन तो देना चाहता है, पर जब लोग नहीं लेना चाहते उनके लिए क्या आपका संदेश है? हर हाल में सर कैसे भी करके अपलाइन का कर्तव्य होना चाहिए। बहुत वो एक छोटी सी कहानी है कि मेढक को धीरे धीरे से गर्म करने वाली। तो बेसिक से हम शुरू करें, छोटी छोटी मीटिंग्स के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से एजुकेशन का महत्व बनाएं। बड़ी मीटिंग में लेकर के आएँ। जैसे मान लीजिए कहीं रिमोट एरिया में कोई 2-4 लोगों की टीम बन चुकी है, तो उनकी मानसिकता नहीं है एजुकेशन लेने की, लेकिन उनके ऊपर चाहे आपको पैसा खर्च करना पड़े, उनको लेकर के किसी बड़े स्टेशन पर जाइए जहां पर 10 कदम ट्रेनिंग हो रही है, जहां पर कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, तो उनको उस बड़े माहौल में समझ में आएगा एजुकेशन का महत्व क्या होता है। मतलब अपलाइन के लिए ये आपका संदेश है कि काबिल बनाओ डाउनलाइन को, और डाउनलाइन के लिए कि काबिल बनो। अगर काबिल बनोगे तो सफलता अपने आप पीछे भागेगी। डेफिनेटली सर, 100%। एजुकेशन सिस्टम से बाहर काम ना करें। ना करें। और जो लोग एजुकेशन सिस्टम से बाहर काम करते हैं वो इसलिए कुछ महीनों में नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि काम आता नहीं, सफलता मिलती नहीं, तो सोचते हैं हम यहाँ क्यों आए, तो बेकार का काम है, फालतू का काम, और छोड़ के निकल जाते। तीसरा पॉइंट सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये करियर बनाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। करियर बनाने के लिए काम करें, 5 साल कम से कम इसे कोर्स समझ करके करें। जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स समझ के करें। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, आपका पहले साल में हो सकता है पॉकेट से पैसा लगेगा आपके काम करने में, लेकिन दूसरे साल में आप इतना पैसा कमा चुके होगे कि उसके बाद में आपको घर से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दूसरे साल में यहीं से कमाओगे, यहीं लगाओगे, और तीसरे साल में आप इस अचीवमेंट पर होगे जितनी अचीवमेंट आप शायद नौकरी करके 20 साल में आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, उतनी यहाँ पर आपकी तीसरे साल में ग्रोथ हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। भंडारी सर, आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए एक डायरेक्ट सेलर को कैसी कंपनियां चूज करनी चाहिए और कंपनियों में क्या क्या देखना चाहिए? बहुत सही क्वेश्चन है सर आपका। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने में कोई नुकसान नहीं होता, आपने जितने पैसे दिए आपने उतने क्या हो गए प्रोडक्ट ले लिए। अरे पैसे का नुकसान तो सर बहुत मामूली चीज़ है, फिर से कमाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर समय का नुकसान। अगर आपने किसी गलत कंपनी का चुनाव कर लिया, जो जितना समय आपने उस कंपनी में खराब किया है वो समय दोबारा वापस नहीं कमा सकते आप। सही गलत का पैमाना क्या है? सही गलत का पैमाना सर, सबसे पहली बात तो कंपनी भारत सरकार के जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं उनके अनुसार एथिकल प्रैक्टिस कर रही हो। दूसरा पॉइंट है सर कि जिस कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो यूजेबल हो, कंज्यूमेबल हो, क्वालिटी ओरिएंटेड हो, वर्थेबल हो, और प्रोडक्ट अगर रिकरेबल इनकम आपको दे सकते हो तो उससे बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट सर, उस कंपनी का इनकम प्लान इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी भी डायरेक्ट सेलर जो उसको मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए, चाहे वो आज एक फ्रेशर के तौर पर व्यक्ति स्टार्ट कर रहा हो और चाहे सीनियर रैंक पर, टॉप रैंक पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो। इनकम प्लान में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आप ये नहीं करोगे, इतना बिजनेस नहीं करोगे तो आपको कार फंड नहीं मिलेगा, आपका हाउस फंड नहीं मिलेगा। कंडीशनल नहीं होना चाहिए। चौथी चीज सर, उस कंपनी में अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो डायरेक्ट सेलिंग में चौथा टर्म्स जो कंपनी में काम, सही कंपनी का चयन करने का है वो है एजुकेशन सिस्टम। और पांचवा पॉइंट है सर, सबसे महत्वपूर्ण, वो है कि आप किस व्यक्ति के साथ, आपका स्पॉन्सर लीडर कौन है। अगर स्पॉन्सर लीडर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का है तो सर आपकी नैया पार लगा देगा, और अगर शकुनी के चरित्र का है तो जीते हुए को भी सब बर्बाद कर देगा। जैसे कि आपने बताया था कि भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स, जी तो अभी सीसीपीए जी जो कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने 17 कंपनियों को भी नोटिस भेजा है जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को नहीं मान रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे सरकार फोकस कर रही है। इससे ये पता चल रहा है कि सरकार डायरेक्ट सेलिंग करने वाली सभी कंपनियों को वॉच कर रही है। अच्छा भंडारी जी, लेकिन ये तो सभी कहते हैं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्लान अच्छा है, मेरा विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। शुरू में तो सभी कहते हैं, लेकिन वक्त आने पे तो चीजें बदलती है। तो एक बेचारा जो बिल्कुल फ्रेश है, डायरेक्ट सेलर है, कुछ जानता नहीं है, तो बच्चे डायरेक्ट सेलर, किसी का एक्सपीरियंस है भी तो 6-8 महीने, इनको क्या पता क्या सही क्या गलत है। तो इनको क्या कैसे करना चाहिए, मतलब इन्हें ये कैसे जाने की क्या सही क्या गलत? यही सर सबसे महत्वपूर्ण है
और ये चैलेंज भी है इस गैप को फिल करना। अगर मैं से एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज ए सेल्स एम्प्लॉय हूँ, लाइक ए कंपनी का मैं सेल्स एम्प्लॉय हूँ, और अगर मेरे पास में दूसरी कंपनी के गाड़ियों का नॉलेज नहीं होगा तो सर मैं अपनी गाड़ी सेल नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट सेलर को सबसे जो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ डालनी चाहिए कि कौन कंपनी सही है कौन कंपनी गलत है। ये एजुकेशन किसी भी प्रकार से मतलब हमें मार्केट में इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कोई कोर्स नहीं है। और जो व्यक्ति किसी के साथ भी किसी कंपनी में जुड़ता है तो वो तो अपने आप को बेस्ट ही बताता है। आप देख लीजिए जितने भी न्यूज़ चैनल है वो सब अपने आप को बेस्ट बताते हैं, जितने भी इंटरटेनमेंट चैनल है वो सब अपने आप को बेस्ट बताते हैं। तो खराब कौन बताता है? सर्प वाले कहते हैं कि हम नंबर वन है, ए कंपनी कहती है मैं नंबर वन हूँ, बी कहती है मैं नंबर वन हूँ, कोई खराब नहीं बताता। तो आप जब तक सर किसी 10 लाख रुपए वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि 50 लाख वाली गाड़ी में क्या फील। मतलब मैं समझ चुका हूँ, आप कह रहे हैं जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, जो हमारे इस पॉडकास्ट चैनल से भी बहुत बढ़ेगी, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा हमारा समाज, हमारा यूथ, हमारे लोग कि क्या सही इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है, फिर धीरे धीरे ये चीज़ कम होती चली जाए। वरना सर एक और क्वेश्चन है मेरा डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि कभी कभी क्या होता है ना, डाउनलाइन अपलाइन से सेटिस्फाइड नहीं होते जी, और कहती है मुझे तो इसके साथ काम नहीं करना जी, और कहीं ना कहीं डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं मानती। तो किस हद तक आप समझते हो डाउनलाइन सही होती है या अपलाइन सही होता है, ये क्यों होता है? सर बहुत सही और बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। एक्चुअली डाउनलाइन और अपलाइन का जो रिलेशन है ना, मेरा जो ओपिनियन है वो सबसे जो क्लोज रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, पिता पुत्र का, उससे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिलेशन है सर सही अपलाइन बात, और डाउनलाइन सही। का। जैसे हिंदू रिचुअल्स में एक पति की एक लड़की और लड़के की जब शादी हो जाती है, जब वो पति पत्नी बन जाते हैं, तो सर उसके बाद में हर संभव ये प्रयास रहता है कि आप उसके साथ में रिश्ता निभाने का प्रयास करते हैं, कुछ अंदाज से कुछ नज़रअंदाज से। लेकिन अगर आपको पहले दिन ये पता लग जाए कि भाई इसके साथ में अपनी पटरी नहीं बनेगी, तो रिश्ते को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, आपको सेपरेट हो जाना चाहिए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो दूसरा मिलेगा वो इससे बेहतर मिलेगा। सही बात। ठीक इस प्रकार से सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसके साथ भी आपकी टीम बन चुकी है अपलाइन डाउनलाइन के तौर पर, आप हो सके तो लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करें और खूबियों को देखें और उनके साथ में आप अपना सामंजस्य बनाएं। और अगर नहीं बनती है बात तो अलग हो जाएं और ढूंढें, इससे कोई बेहतर मिलता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे बेहतर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस दुनिया में आप अपने जैसा ढूंढ रहे हैं और अपने जैसा व्यक्ति इस दुनिया में भगवान ने बनाया नहीं है। इस 800 करोड़ की आबादी में एक शकल के 7 लोग मिल जाएंगे, लेकिन किसी के सर फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, किसी के सर आई रेटिना आज तक मैच नहीं हुई। तो आपकी क्वालिटी का व्यक्ति कैसे मिल जाएगा? तो आपको सिर्फ और सिर्फ सामंजस्य बिठाना है, बैठ के बात करें, बैठ के बात करनी है, डिस्कशन करें, डिस्कशन, और जो अपने अपलाइन का अपलाइन है उसको बुला लें, वहाँ वार्तालाप करें। सही बात है, बिल्कुल सर। सोल्यूशन पे काम करें सर। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद ना करें, मनभेद ना करें। विचारों का टकराव होना जरूरी है, जरूर, लेकिन मनभेद ना करें। जैसे मैं हूं सर, बिल्कुल पाक साफ हूं, मैंने आज तक हमेशा गलत को गलत कहा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने झूठी तारीफ कभी किसी की नहीं की, सामने कहता हूं, बिल्कुल साफ कहता हूं, मैं किसी से नहीं डरता और मेरे को इस बात का डर नहीं लगता कि कोई मुझे छोड़ करके चला जाएगा। छोड़ के चल के चला जाएगा तो उसका नुकसान उसी को होगा, मुझे नहीं होगा। अगर मेरा होगा, आपसे ही सीखा है सर, दो तरह के लोग होते हैं, एक दिल से जुड़ते हैं, एक दिमाग से। जो दिल से जुड़ते हैं सर वो आपकी बातों को सर आंखों पर रखते हैं, जो दिमाग से जुड़ते हैं तो उनके लिए तो सर अगर आप गर्दन भी कटा दोगे तो कहेंगे यार मजा नहीं आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता दिल का होना चाहिए। आज मेरे साथ भी 18 साल का मेरा बेटा है, बेटी, और 18 साल का मेरा डाउनलाइन है। मतलब मेरी बेटी 18 साल की, मेरा डाउनलाइन 18 साल का है, ये दोनों मेरे बच्चे। 18 साल से हमने एक रात हर रात बात करी है, हर दिन हमने डिस्कस किया है, एक साथ जिंदगी जी है। तो मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता दिल का ही होना चाहिए, दिल का होना चाहिए, दिमाग का होना ही नहीं चाहिए। भंडारी सर ये बताइए अभी तक क्या कमा चुके हैं आप? ये तो सर बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया सर। आज आपके आशीर्वाद से इस प्लेटफॉर्म की ताकत है कि आज इनकम सर करोड़ों में पहुंच चुकी है। अच्छा, मतलब टारगेट है सर लाइफ का
100 करोड़, तो तकरीबन पौन अरब तो सर आपके आशीर्वाद से सर कमा चुका। अच्छा भंडारी सर, ये बताइए आप इतने अच्छे वक्ता कैसे हो, शब्दों का ऐसा संग्रह कैसे करते हैं? क्या आपने कहीं कोचिंग ली है क्या? नहीं नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन हाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है मैंने, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है सर संजीव कुमार। नहीं नहीं, मैं तो इतना अच्छा बोल ही नहीं सकता जितना अच्छा आप बोलते हैं, और जैसे शब्दों का संग्रह आप करते हैं मुझसे कभी नहीं होगा। आप बहुत गजब बोलते हैं और हर शब्द के पीछे मीनिंग होता है आपके। और रियली मैं, और दूसरा एक और खूबी है आपकी, मुझे भी अगर किसी को प्रोडक्ट देना है तो मैं आप ही को व्हाट्सएप करता हूँ कि भंडारी जी ये बताइए इसको क्या देना है। तो ये डॉक्टरी कैसे सीखी? एक तो आपने भी बताया था शुरू में जी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था जी। और मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ, वो इंटरेस्ट है क्या कि आपने हमारी कंपनी में आयुर्वेदा में आके भी इतनी गजब की नॉलेज हासिल कर ली कि आज आप कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो तो रिजल्ट आता ही आता है। सर मैं धन्यवाद कहता हूँ आपको इस बात के लिए कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट पूछना होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेते हैं या कॉल आ जाता है आपका। ये बात आपने इतने बड़े चैनल से कही है, ये मेरे लिए बड़े सम्माननीय है सर। आज गर्व से सीना चौड़ा हो गया मेरा। ये आपका बड़प्पन है सर। क्या आप इन प्रोडक्टों को सजेस्ट नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, लेकिन आप मुझ पर बिलीव करते हैं सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार ये बताएगा तो सही बताएगा। तो अब सर दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आयुर्वेद को क्लियर कर लेते हैं। मैंने पहले 2-4 मिनट पहले ये बात कही थी। कि गूगल पे आपने बहुत पढ़ाई करी है। एग्जैक्टली सर, मैं क्या है कि क्यूरियसिटी रहा हूँ सर, बचपन से जिज्ञासु रहा हूँ। मतलब घर में कोई रेडियो घड़ी कुछ खराब हो जाता था तो मैं खोल करके ऑपरेशन करके उसको या तो ठीक कर देता था या खराब कर देता था। ऐसे ही मुझे फौज में अपॉर्चुनिटी मिली। फौज में मैं वायरलेस ऑपरेटर था, तो रेडियो सेट वगैरह, एम्पलीफायर वगैरह ये सब खोल खाल करके मतलब वो करता रहता था। क्यूरियोसिटी सबसे पहली चीज़ मेरे अंदर जो चीज़ है वो है जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की। तो अब आपने कहा कि जी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब मेरे दिमाग में सवाल आता है कि इम्यूनिटी क्यों बढ़ाता? अब मैं इम्यूनिटी क्यों बढ़ाता, तो मैंने सर उसके हर्ब्स पढ़े, एलोवेरा, त्रिफला, पुनर्नवा, ये तीनों चीज़ें सर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती हैं। अदरक, तुलसी, मुलेठी सर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती है। अश्वगंधा मेंटल हेल्थ को बढ़ाती है। नोनी आपके सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं उनको रेजोनेट करती है। कोकुम फ्रूट फैट हटाती है। आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है, मतलब हार्ट अटैक में फ़ायदा, वजन कम करती है। एप्पल एक्सट्रैक्ट उसमें है तो आपकी जो इम्यूनिटी है और आपकी उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है वो बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है। तो ये कंटेंट उसमें है। तो सर अब मैंने एक एक कंटेंट पढ़ा। मैं कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ। लोग आज मुझे साइंटिस्ट ऑफ आयुर्वेदा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बस मैंने पढ़ा सर उसके बारे में। तो पढ़ा क्यों? जिज्ञासा। भंडारी जी, इससे बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हो आप। और मैं ये कहूँगा कि आपको जितना फ्यूचर विजन प्लान कंपनी के बारे में पता है ना, उतना आपको प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। जी सर। कोई प्रोडक्ट बेचने से पहले उसका पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज अगर कहीं से ना मिले तो गूगल से पढ़ के लो। पर प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना, डायरेक्ट सेलिंग में की अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कामयाब होने के लिए प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना आपकी जिम्मेदारी है। और ये निहायत ही आपके लिए ज़रूरी है, जो मैं आपसे सीखाऊं और समझाऊं। मुझे बहुत कुछ सीखने को आज आपके साथ मिल रहा है। एक ही लाइन में कहना चाहूंगा सर, जिज्ञासा ही आपके ज्ञान की सबसे पहली कड़ी है। जिज्ञासा बढ़ाओ। शब्दकोश आपने कहा मेरे पास में बहुत है। मैं कोई भी नया शब्द सुनता हूँ, जब तक मैं उसका अर्थ नहीं पता लग कर लेता तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरी जो मेमोरी है सर वो है फोटोजेनिक। या तो मैं किसी चीज़ को देख लूँ या मैं किसी चीज़ को लिख लूँ तो वो मेरे दिमाग में छप जाता है। कुछ भी मैं मूवी देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, तो उसका मतलब समझता हूँ और उसकी वजह से शायद मेरे अंदर ये डेवलप हो रहा है। एक एक बहुत अच्छी खूबी भंडारी सर आपके अंदर है। मैंने देखा है कि मैं ही नहीं, किसी भी नेटवर्क का कोई भी व्यक्ति आपसे बात करे, आपके कोलाइन कोई भी आपसे बात करे, कोई आपसे कुछ जानना चाहे, कोई पूछना चाहे, इवन आप किसी भी नेटवर्क में जाके ट्रेनिंग दे देते हो, किसी भी नेटवर्क में जाके मीटिंग कर लेते हो। तो इतना मतलब ये भाव कहाँ से आया कि भाई अपनी खुद की टीम में इतने बिजी हो, वो भी दो दो ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हो, फिर भी सबके लिए सब जगह मौजूद मिस्टर भंडारी? ये शायद सर जेनेटिक है, माता पिता की वजह से। मतलब दूसरों का भला करने या दूसरों को सहयोग करने वाला जो नेचर है ये शायद वहाँ से मिला है। और दूसरा आपने सिखाया है गुरु के तौर पर कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, जितनी मदद करोगे
आप दूसरे की मदद करोगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। जितना किसी को दान दोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। तो ये नेचर है। कभी मेरे को डर नहीं लगता, कभी मेरे को हीन भावना, कॉम्प्लेक्सन नहीं होता कि यार मेरे से कोई दूसरा फायदा उठा रहा है, मैं क्यों उसको बताऊं। ऐसी सोच मेरी नहीं बन पाई है, और इसका श्रेय अपने माता पिता और आपको देना ये चाहूँगा। गजब की नीयत, गजब की मानवता और ये गजब का बड़प्पन है आपका। तो आपके माता पिता हैं अभी? जी सर, बिल्कुल। आप स्वस्थ हैं? तो मुझे ये बताइए भंडारी सर, जीवन का सबसे बड़ा लम्हा होता है नहीं। कि जब एक बच्चा बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करके अपने माँ बापों को सुख के साथ जोड़ता है, उन्हें सुख देता है, तो जब बच्चा और माँ बाप बैठते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। तो जब आप इतने बड़े लेवल पे पहुंचे, इस मुकाम पे हासिल, ये इतने बड़े लेवल पे पहुंचे, मुकाम हासिल किया, तो मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन? अ, मम्मी पापा का सर एक ही रिएक्शन होता है। मुझसे तो मतलब डायरेक्टली नहीं कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब दाएं बाएं से सुनने को मिलता है। कभी किसी रिश्तेदार से बात करते हैं तो वहाँ से फीडबैक मेरे पास आता है कि हमें जो है कि श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है, जिसने हमें जीते जी स्वर्ग दिखा दिया है। आज जिंदगी के सारे सुख जो है कि हमें एक फिंगर टिप्स पे जो है कि इसकी वजह से हमें आज मिल जाते हैं। ऐसे फीडबैक मिलते हैं। और कुछ टाइम कभी ऐसा भी हुआ है, कुछ 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि जब इमोशनल हो जाते हैं मम्मी भी पापा भी। और मम्मी का तो चलो रोना समझ में आता है, माताएं जो है कि ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन पिताजी भी रो करके कहते हैं कि यार बेटा हो तो तेरे जैसा हो। गर्व से सीना फूल जाता होगा, हिम्मत बढ़ जाती होगी, मेहनत बढ़ जाती होगी, जज्बा पैदा हो जाता होगा। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मम्मी एक दिन कह रही थी इस बात को कि पूरा पूरा साल निकल जाता था, एक मतलब धोती में, एक फटी हुई धोती में ही पूरा साल निकल जाता था। और उसी धोती में अगर तूने पेशाब कर दिया तो गीला होगी वो धोती, फिर मैं सूखा वाला तेरी तरफ रखती थी, गीला वाला अपना। तो वो दिन याद करती तो उनके आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मैं इमोशनल सर थोड़ा ज़्यादा हूँ, तो इसलिए मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। तो बट खुश हैं, बहुत खुश हैं, और भगवान करे उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। हमेशा तब लंबी उम्र वो जिए, और अभी तो और उन्हें बहुत कामयाबी अपने बेटे की देखनी है, वो भी देखते रहे। तो मेरा आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड से पहले, भंडारी जी, जी अरबपति कब तक बन रहे हैं? सर, सच कहूँ 2034। 2034 में मिस्टर BS भंडारी डायरेक्ट सेलिंग के अरबपति होंगे? 100% सर। भंडारी सर, जाते जाते एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ आपकी हॉबीज जानते हैं। जी सर। फेवरेट स्पोर्ट्स? फुटबॉल। ड्रीम कार? रोल्स रॉयस फैंटम सर। डोमेस्टिक ड्रीम डेस्टिनेशन? गोवा। इंटरनेशनल ड्रीम डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड। फेवरेट खाना? सर भिंडी की सब्जी और तवा रोटी। फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। फेवरेट एक्ट्रेस? कृति सेनान। फेवरेट मूवी? चक दे इंडिया। और भंडारी जी, हमें आज आपसे बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिला। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जब देश के यूथ और डायरेक्ट सेलर और इवन आपके आर्मी पर्सन देखेंगे तो उन्हें बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपने मुझे मौका दिया, और आज मैं अपने मन की बहुत सारी बातें आपसे रख पाया। तो दोस्तों, आज फिर हमने लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट में एक शानदार व्यक्तित्व को सुना, उनसे बहुत कुछ हमें सीखा और उनके बारे में जानने का मौका मिला।